आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज रेशियो एंड प्रपोर्शन में क्लास 10 होगा और ये मिसलेनियस चल रहा है हमारा। तो मिसलेनियस एक क्लास हो चुका है, आपका आज का दूसरा क्लास है मिसलेनियस में, जहां क्वेश्चन नंबर होगा आज 7 से। आइए तो 7 नंबर सवाल पर आते हैं और 7 नंबर सवाल क्या कहता है देखिए जरा। सवाल में कहना यह है कि एक वृत्ताकार वलय का भार, वलय यानी ये रिंग, वृत्ताकार वलय, ऐसे वलय का भार जो है, एक वृत्ताकार वलय का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है जबकि मोटाई स्थिर है यानी कांस्टेंट है, तथा वलय का भार मोटाई का समानुपाती है जबकि त्रिज्या स्थिर है। ठीक है, कहता है तथा वलय का भार मोटाई के समानुपाती है जबकि त्रिज्या स्थिर है। यदि दो वृत्ताकार वलय की मोटाई 9:8 के अनुपात में है तथा पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से दुगना है तो दोनों वलय के त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। पहली बात कि एक वृत्ताकार वलय का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है जबकि मोटाई स्थिर है। चलिए अब देखिएगा, इधर कुछ बात नहीं, ये जो है ना ये झूठ मूठ का टाइप हो गया है, ये वाला, ये कुछ नहीं, ये गलत है, इतना गलत टाइप हो गया है। यहां पर समझिए एक वृत्ताकार वलय का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। वृत्ताकार वलय का भार, पहला वलय का भार वेट W से मान लिए, लास्ट में बोला है ना कि दो वृत्ताकार वलय की मोटाई 9:8 के अनुपात में है। अब देखिए यहां वलय के भार पहला भार को W1 से लिख दिए, W1 यानी वेट 1, इसका भार जो है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। अच्छा एक बात और, इसमें 2 बार बोला है कि यदि दो वृत्ताकार वलय की मोटाई 9:8 के अनुपात में है। देखिए इनकी मोटाई का जो रेशियो है ना दोस्तों, इनकी मोटाई का रेशियो 9:8 में है। अब कहता है दो वृत्ताकार वलय की मोटाई 9:8 के अनुपात में तथा पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से दुगना है, यानी पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से क्या है, दुगना है। इसका रेशियो 2:1 का है। एक काम करिए, ये पहला का हो गया और दूसरा का भी लिख लीजिए W2 और इसके R2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको बड़का R से लिख देते हैं, ठीक, इसको छोटा वाला R से लिख लेते हैं। चलिए, और कहता है कि वलय का भार त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हो गया। इसके लिए आप यहां क्या लिखेंगे, W1 बराबर K R स्क्वायर। समानुपाती के चिन्ह हटता है तो इतना दिया जाता है, बराबर के दिया जाता है, के कांस्टेंट है, जबकि यही बात यहां बोला है कि मोटाई स्थिर है यानी कांस्टेंट है, यानी के जगह आप 9 को रख सकते हैं, यानी W1 मोटाई कांस्टेंट कहा है तो यहाँ 9 और ये हो गया R स्क्वायर। इसमें करिएगा W2, ये बराबर के लिखिएगा और यहाँ R, यहाँ K2 कर दीजिए, K1 हो गया, ये K2 हो गया, आई हो गया R का स्क्वायर। कहता है ना कि वलय का भार त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। जरा सवाल टेढ़ा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ W2 लिखे, अब मोटाई कांस्टेंट बोला था, मोटाई कांस्टेंट, और मोटाई का वैल्यू कितना है 8। अब अगला 8 रखेंगे, 8 उसके बाद R स्क्वायर। अब एक बात बताइए, एक रेशियो दिया हुआ है कि W1 और W2 का रेशियो 2:1 का है, यानी पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से दुगना है, यानी हम यहाँ W1 बट्टा W2 लिख दें, इसका मान लिख दें, W1 का मान कितना, चलो यहाँ पर W1 और W2 रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2/1 का। W1 का वैल्यू 9R स्क्वायर, नीचा होगा 8, ये W2 का वैल्यू 8R स्क्वायर बराबर 2/1। दोस्तों क्रॉस गुना हो जाएगा, तो बड़का R बट्टा छोटका R, एक बार स्क्वायर कर देंगे, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, नीचे में 9 इकाई 9 हो जाएगा, तो R बट्टा स्मॉल r बराबर हो जाएगा 4/3, यानी हम कह सकते हैं 4:3। ये हो गया हमारा आंसर 4:3, ऑप्शन ए। ठीक है, एक नज़र इसे देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि सवाल कुछ इस तरह का है जो बहुत उलझन वाला शब्द है इसमें। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
8वां कहता है 5625 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी एवं सी के हिस्से का 1/2 है तथा बी का हिस्सा ए एवं सी के हिस्से का 1/4 है, तो ए का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना अधिक है। एक काम 5625 रुपया है, ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 1/2 है, यानी 1:2 है। उसके बाद फिर कहता है कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/4 है, यानी 1:4 है। अब कहता है ए और बी के हिस्से का अंतर बताओ। ए और बी का अंतर बताना है। दोस्तों ध्यान देना, इसमें ए का हिस्सा होगा 1, कुल कितना में 3 में, और इसमें बी का हिस्सा होगा 1, कुल कितना में 5 में, 4 1 5 में। तो अंतर कितना का अंतर निकाल लेते हैं। भाग में 5 3 15, ऊपर हो गया 2, 2/15 भाग का अंतर हुआ, यानी हमारा जो आंसर होगा ना टोटल रुपया का 2/15 है, भाग ना अंतर होगा, यानी है आपको 5625 रुपया, उसका 2/15। 15 से इसको काटते हैं तो 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45 शेष बच जाता है 5 6 11 11 पर 2 112, 15 7 105, 15 7 105 शेष बच जाता है हमारा 7, 7 पर 5 15 5 75। लीजिए अब 375 के दुगना कर दीजिए, आपका 750 हो जाएगा। 375 का दुगना कितना 750, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा है और है 9वां। कहता है किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, औरत एवं बच्चा की संख्या में अनुपात 8:5:1 का है तथा उनकी मजदूरी में क्रमशः 5:2:3 का अनुपात है। प्रत्येक दिन की कुल मजदूरी 318 रुपया है, तो आदमी, औरत एवं बच्चों में से प्रत्येक की कुल मजदूरी कितनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी, औरत और बच्चा, आदमी, औरत और बच्चा के संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है जानते हैं, 8:5:1 का। और इसका मजदूरी जो है दोस्तों, वो मजदूरी दिया हुआ है जानते हैं 5:2:3 का, 5:2:3। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि आदमी अगर 8 है तो औरत 5 रहेगी फैक्ट्री में और बच्चा 1 रहेगा। जबकि अगर आदमी को मजदूरी 5 रुपया तो औरत को 2 रुपया, बच्चा को 3 रुपया मिल रहा है। एक बात कहता है कि कुल मजदूरी 318। देखिए तो यहाँ पर जो वेतन कुल मजदूरी वाला जो वेतन बनेगा, लिस्ट बनेगा, उसमें किसको कितना दिया जाएगा। 8 आदमी है 5-5 रुपया, तो 8×5 = 40, 5 औरत 2-2 रुपया, 5×2 = 10, 1 बच्चा 3-3 रुपया, 3×1 = 3, 40 10 50 और 3 53। टोटल कुल मजदूरी हुआ अनुपात में 53, जबकि रियल में कुल मजदूरी है 318। तो अनुपात 1 का मान कितना 53/6 के हो जाएगा, 318। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया आपका 6, 1 का वैल्यू 6 हो गया। तो आपको सब का बताना है, तो 40 से गुना करेंगे, टोटल आदमी का निकल जाएगा 6 × 24 240। औरत का निकालना है, अनुपात 1 का वैल्यू 6, तो 10 का वैल्यू 10 × 6 = 60, 1 का वैल्यू 6, तो 3 का वैल्यू 3 × 6 = 18। आपका 240 60 18, 240 60 18, हमारा आंसर कौन, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। 5वां कहता है, यहाँ से 5वां लेकिन यहाँ से 10वां है, ठीक। कहता है कि राहुल, मिर्जा, लिटिल एवं गोविंदा 60 रुपए की शर्ट खरीदी। राहुल बाकी लड़का द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, मिर्जा बाकी लड़का द्वारा दी गई राशि का 1/3 भाग जमा करता है तथा लिटिल बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का 1/4 भाग जमा करता है। तो गोविंदा द्वारा जमा की गई राशि क्या है। देखिए यहाँ पर है राहुल, मिर्जा, लिटिल, गोविंदा, ये 4 लड़के हैं। लास्ट में पूछा है कि गोविंदा द्वारा जमा की गई राशि कितनी है। 4 लड़का मिलकर एक शर्ट खरीदता है। देख लीजिए, एक शर्ट में 4 लड़का मिलकर खरीदा है। अब कैसे पहनता होगा। सवाल यह कहता है कि राहुल
राहुल मिर्जा लिटिल गोविंदा 60 रुपए की शर्ट खरीदी। राहुल बाकी लड़का द्वारा दी गई राशि का आधा देता है। देखिए राहुल बाकी लड़का द्वारा दी गई राशि का आधा, आधा मतलब 1:2। तो इसमें राहुल का हिस्सा कितना हुआ जानते हैं 1, कुल कितना में तो 2/3 में। ऐसे होगा 1/2 का मतलब है कि 1 कुल कितना में तो 3 में। 1 ये दिया बाकी लड़का 2 दिया, यानी कि 1 दिया ये कुल कितना में 3 में, यानी 3 में 1 दे रहा है राहुल, ऐसे समझना होगा। तो राहुल जो दे रहा है टोटल जो कि 60 रुपये का शर्ट है, तो 60 का कहता है कि राहुल बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है। राहुल पूरे राशि का आधा नहीं, बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा। आधा को ऐसे लिखिएगा, इसमें राहुल का 1 कुल कितना में 3 में, तो 20 रुपया हुआ। राहुल के बाद आता है आपका मिर्जा, बाकी लड़का द्वारा दी गई राशि का 1/3, यानी मिर्जा जो देगा वो 60 का 1/3। देखिए 1/3 मतलब 1:3 हुआ, तो पूरे राशि का 1/3 नहीं दे रहा है। मिर्जा जो है बाकी लड़का द्वारा दी गई राशि का 1/3, यानी मिर्जा 1 दे रहा है तो बाकी लड़का 3 दे रहा है, यानी मिर्जा दे रहा है 1 कुल कितना में 4 में, 1/4। इसको काट देंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद आपका लिटिल है, लिटिल बाकी लड़का द्वारा दी गई राशि का 1/4 जमा करता है। अब 1/4 का मतलब समझिए, बाकी लड़का 4, ये अकेला 1, यानी 1 देता है कुल कितना में 5 में, यानी 60 रुपया में 1/5 लिटिल देता है, यानी 12 रुपया। जोड़ते हैं 20 15 12, 12 15 होता है 27 20 47, 47 रुपया दिया है तीनों मिलकर। तो गोविंदा कितना 60 में से 47 घटा दीजिए, आपको जो बचा 13 रुपया ये गोविंदा ही देता है, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी में। चलिए मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा आपको आसानी से समझ में। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। आइए अगला सवाल क्या है, 11 नंबर। इसमें एक चीज छूटा हुआ है, एक चीज क्या गायब है ये देखिए। इसमें लिखाना चाहिए जबकि कुल पूर्णांक 500 है, सवाल में टाइपिंग में छूटा हुआ है। हाँ। अरे हाँ, जबकि कुल पूर्णांक 500 है। ठीक, जबकि कुल पूर्णांक 500 है। देखिए अभी सवाल पूरा हुआ। सवाल है कि एक छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त किए गए अंकों के बीच का अनुपात क्रमशः 10 9 8 7 6 है तथा छात्र कुल अंक का 60% अंक प्राप्त करता है। सभी विषय का अधिकतम अंक समान है तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक चाहिए, तो छात्र कितने विषय में उत्तीर्ण हुए जबकि कुल पूर्णांक 500 है। अब देखो 5 विषय का एग्जाम हुआ, 2 3 4 और ये 5 विषय में किसी छात्र ने प्राप्त किया वो 10:9:8:7:6 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो इस रेशियो में उसने पास किया है, सॉरी नंबर प्राप्त किया है, ये प्राप्तांक है। उसने जो प्राप्त किया है उसके जो अंक आए हैं वो अंक आए हैं 10 9 8 7 6 में, सबसे कम इसमें मिला है। कहता है छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त किए गए अंकों के बीच का अनुपात क्रमशः 10 9 8 7 6 है तथा छात्र कुल अंक का 60% अंक प्राप्त करता है। सभी विषय का अधिकतम अंक समान है। जब कुल पूर्णांक 500 का है, इसका मतलब है कि सभी विषय 100 नंबर का एग्जाम हुआ होगा, क्योंकि सभी विषय का अंक समान है और कुल 5 विषय है 500 का है, तो 100 नंबर का सब, यानी प्रत्येक विषय जो हुआ हमारा, प्रत्येक विषय कितने नंबर का, विषय 100 अंक का हुआ। प्रत्येक विषय कितने अंक का, 100 अंक का। अब पास होने के लिए 50% चाहिए बोला है, 50%, तो 100 का 50% आपको पता है, केवल 50 अंक चाहिए। अगर 50 अंक से कम है तो आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए 60% अंक प्राप्त किया है, कुल अंक का 60% अंक प्राप्त करता है,
तो कुल अंक आपका 500 है, उसने प्राप्त किया है 500 का 60%, यानी कि उसने 300 अंक प्राप्त किया है। तो 300 अंक प्राप्त किया है, देख लेते हैं कि किस में पास होगा किस में फेल होगा, क्योंकि पास होने के लिए 50 अंक चाहिए। अगर इस सब को जोड़ते हैं तो देखिए 7 6 13, 13 8 कितना, 13 8 हो जाता है 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40, ये टोटल हुआ अनुपात में 40, जबकि रियल में पास होने के लिए 300 अंक प्राप्त किया गया है। सॉरी, अनुपात में प्राप्त हुआ है 40 अंक और रियल में हुआ है 300 अंक, 500 का 60%। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, तो 300 बट्टा हम लिख देंगे 40, 0 से 0 काटेंगे, 4 का आधा 2, 30 का आधा 15, यानी अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 15 बट्टा 2। इसको आप 7.5 भी लिख सकते हैं, 7.5 लिख सकते हैं, या 15 बट्टा 2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब एक बात बताइए कि किस विषय में पास हुआ होगा, किस विषय में फेल हुआ होगा। अगर इसी से गुना कर देते हैं तो कर लीजिए, 15 बट्टा 2 से इसको गुना करिएगा, क्योंकि देखिए अनुपात 1 का मान इतना है तो 6 का मान कितना, तो देखो 2 से 6 कटा 3 बार में 15 3 45, तब फेल कम से कम 50 चाहिए। 7 में गुना करते हैं, 15 7 105, 105 को 2 से भाग दे देंगे तो 52.5 आ जाएगा, 52.5 आ जाएगा, तो पास। सिर्फ इसी में फेल हुआ, उसके बाद इसमें पास, तो इसमें भी पास होगा, क्योंकि 8 से गुना करेंगे तो भी 50 से ज़्यादा, 9 से तो भी 50 से ज़्यादा, 10 से तो भी 50 से ज़्यादा, यानी पास होगा 3 सब्जेक्ट में, 1 2 3 4 सब्जेक्ट में पास होगा। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी नहीं, ठीक है। चलो तो हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि देखो चूंकि जब ये 15 बट्टा 2 यानी 7.5 से 6 में गुना किए तो 45 हुआ, तो फेल, पास होने के लिए 50 अंक चाहिए। इसमें गुना किए तो 52.5 आ गया, 52.5 आने का मतलब है कि अब जो 8 से गुना करेंगे तो इससे भी ज़्यादा आएगा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आएगा, बढ़ते जाएगा, यानी इधर पास होगा और एक विषय में फेल है। हमसे पूछा है पास, तो 4 विषय में पास, एक विषय में बेचारा को क्रॉस लग गया है, ठीक है। आइए अगला सवाल कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है तो इतना का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं, ऐसे सवाल में कोई ऐसा मान रख लीजिए ना कि बराबर हो जाए रेशियो, 1 2 ले लिए बराबर 3 और 6 ले लेते हैं, हो जाएगा काम, क्योंकि 3 6 को भी काटिएगा तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। मान रख लीजिए कि ऊपर कितना आता है, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, नीचा 3 का स्क्वायर, इस सी का वैल्यू हुआ, इस सी आई डी हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, ऊपर हुआ 5 और नीचा हुआ 45, काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 9 45, 1/9, यानी सोल्व करके 1/9 आया। तो ऑप्शन में तो 1/9 नहीं दिया हुआ है, वही मान रख के देख लेंगे, ई वाला तो होगा नहीं, ऊपर वाला जोड़ते हैं ए बी, तो 2 1 हुआ, ई 3 और नीचा सी प्लस डी, 6 3 9, काटिएगा 3 3 9, 1/3 हुआ, ई नहीं हुआ, ई गलत। इसको देख लेते हैं, घटाइएगा ए में से भी तो माइनस ए में जा रहा है, होगा ही नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं, यही हो जाएगा ए बी, यानी ए और बी 1 दूना 2, हाँ, और नीचे हमारा कितना हो जाता है 36 18, चलिए 2 9 18 कट गया ना, 1/9 आ गया ऑप्शन डी से, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा 8 नंबर, 13 यहाँ 8, कहता है यदि ए बी सी डी आपस में समानुपाती है तो ए माइनस बी ए माइनस सी बट्टा ए का मान क्या होगा। देखिए आपको ए बी सी डी समानुपाती कहा, अच्छा इस समानुपाती कब होता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है। अब बात वही हो गया दोस्तों पिछला सवाल जैसा, मान रख लो अपना मन से, 1 2 ले लेते हैं छोटा छोटा नंबर और 3 6 ले लेते हैं अलग अलग, हो गया, ये रेशियो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 3 दूना 6, ये रेशियो ठीक है। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, डी का मान 6, मान रख लीजिए। ऊपर यहाँ मान रखते हैं, 1 में से 2 घटेगा -1, 1 में से 3 घटेगा, 1 में से 3 घटेगा -2, अब बट्टा में ए का वैल्यू 1, यानी 2 एकम 2, ऊपर हो गया माइनस माइनस गुना हो गया प्लस, 2 एकम 2, यानी 2 किस ऑप्शन में आ जाएगा। तो दोस्तों
इसमें आएगा नहीं, कहे कि सब जोड़ेंगे तो कहाँ से होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसको चेक करके देख लेते हैं। a प्लस डी, 6 कितना हुआ 7, a प्लस डी हुआ, अब माइनस बी माइनस सी, तो 2 3 5, 7 में से 5 गया 2, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में। आइए अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये क्या कहता है, कहता है ए सी के समानुपाती एवं बी सी के समानुपाती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। रुकिए, ए जो है ना सी के समानुपाती है, बी जो है ना बी भी सी के समानुपाती है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। एक बात नोट कर लीजिएगा, दिमाग में नोट कर लीजिए कि जब ए सी के समानुपाती बी भी सी के समानुपाती, तो ए और बी का योग हो, अंतर हो, गुणनफल हो, ये जो भी चीज़ें होगा ना इसके समानुपाती ही होगा, इसके समानुपाती ही होगा। ए और बी, ए भी सी के समानुपाती, बी भी सी के समानुपाती है, तो इस बात को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि जब ए सी के समानुपाती बी सी के समानुपाती, तो ए और बी का योग, गुणनफल, अंतर, ये सारे जो है इसके समानुपाती ही होगा। तो इसमें कहा ए और बी सी के समानुपाती, ये तो सही होगा। कहता है गलत कौन है, तो सही है, ये भी समानुपाती है, इसके बीच का कोई भी संबंध इसके समानुपाती ही रहेगा। गुना का, भाग का, वर्गमूल का, घनमूल का। यहाँ है व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ कि ए और बी का अंतर सी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यही गलत होगा, और जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन गलत होगा। तो नोट कर ले, ए सी के समानुपाती है, बी सी के समानुपाती है, तो ए और बी जो है इसको याद रखना है, ए और बी का कोई भी संबंध सी के समानुपाती ही होगा, व्युत्क्रमानुपाती दिया वो गलत रहेगा। अगला सवाल पर आ जाइए। 15 में दो संख्या ऐसी है कि उनके योगफल और अंतर और गुणनफल 11:1:90 का अनुपात है, संख्या के वर्गों का योगफल कितना है। कहता है कि दो संख्या के योगफल, आपसे कहता है योगफल, अंतर और गुणनफल। गुणनफल देखिए, इसके बारे में कह रहा है कि इनका जो रेशियो है ना, रेशियो वो है 11:1:90 का। संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, ये बात पूछा है। अब आप अपना मन से संख्या सोचिए कि कौन संख्या जोड़ने से 11 हो जाएगा, गुना करने से 90। दोस्तों ऐसे 6 5 11 होता है, 6 5 का अंतर यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन समस्या है कि 6 5 को गुना करने से 90 नहीं होगा। तो एक काम करो, इसी को बढ़ाते जाओ, हो जाएगा 2 से 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये भी नहीं होगा, 12 दहाई 120, 12 10 का अंतर नहीं, क्योंकि 12 10 का अंतर यहाँ 2 होगा, यहाँ 120, तो आधा भी करेंगे तो 60, 2 का आधा 1 होगा, वो 60 हो जाएगा, 90 नहीं रहेगा। इसको 3 से गुना करते तो इसको भी 3 से गुना, ये 36 18 5 3 15, ये आप 18 15 लेके देखिए, 18 15 का योग हो जाता हमारा यहाँ 33। आगे बढ़ेंगे, 18 15 का अंतर हो जाएगा 3, 18 15 का गुना, तो 18 गुना 15। अब देखते हैं इसको काट के कि क्या ये रेशियो आ जाता है जो हमें चाहिए था। दोस्तों अगर 3 से काटते हैं, चलो 3 से काटते हैं, तो 3 6 18, 3 से एक बार में, 3 से 11 बार में, तो 11, ये 11 वाला हो गया, 5 15 6 90 हो गया, चलो ये को हो गया, ये 11 हो गया, यानी हमें संख्या लेना होगा 18 15। तो 18 के स्क्वायर कर लीजिए, 18 के स्क्वायर 324, 15 के स्क्वायर 225। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 वाला एक वो है ऑप्शन ए, यानी 549 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे नहीं बढ़ना, हो गया है 10 सवाल आज का। तो मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में, एक वीडियो और बनेगा आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पर, फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।